नमस्कार। समाचार की शुरुआत करते हैं बदलते हुए मौसम से। 2 दिन पहले चित्तौड़ दर्शन पर हमें दिखाया था कि किस तरह अब नगर में गर्मी का असर दिखाई देने लगा है। शाम को बच्चे विभिन्न उद्यानों में खेलते हुए दिखाई दिए। ये 2 दिन पहले मौसम का हाल था, लेकिन गुरुवार को मौसम ने अचानक फिर से करवट ली और दिन भर सर्दी का असर बना रहा। 2 दिन पहले जहां अधिकांश लोगों ने ऊनी वस्त्र दिन के समय पहनना छोड़ दिया था, वही लोग आज दिन भर यानी कि गुरुवार को ऊनी वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए और सवेरे से लेकर रात्रि तक सर्दी का असर देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में पुलिस द्वारा गत दिनों एमडी ड्रग की एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया था और ड्रग बनाने से संबंधित कई तरह का सामान, लाखों रुपए की नकदी, ड्रोन, कैमरे, मोबाइल आदि जब्त किए गए थे। लेकिन मौके से 3 आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश भी दी गई, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर अब जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से तीनों जो आरोपी फरार हो चुके हैं, उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जिनके बारे में कोई भी जानकारी देगा तो वह जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। और अब सबसे चर्चित खबर जो पूरे जिले में अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ कुछ ही देर में थाने में मामला दर्ज हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ। साइबर पुलिस थाना के पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ चित्तौड़गढ़ के सदर पुलिस थाना में दर्ज हुए मामले का प्रकरण अब पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच गया है। पुलिस उपाधीक्षक ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा और बताया कि किस तरह यह घटनाक्रम हुआ और उन्हें ही इस पूरे मामले को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यह है साइबर थाना के पुलिस उपाधीक्षक गिरिराज गर्ग, जिनके पास कल तक साइबर से संबंधित विभिन्न अपराध को लेकर लोग इनसे न्याय की गुहार लगाने के लिए जाते थे और अब इनके द्वारा न्याय की गुहार की जा रही है राजस्थान के पुलिस महानिदेशक आला अधिकारियों के पास में कि उन्हें न्याय दिया जाए। उनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके खिलाफ सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में कुछ ही समय में मामला विभिन्न धाराओं में दर्ज कर लिया जाता है। जब वह एक आरोपी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उसी आरोपी के मित्र की ओर से सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। गत मंगलवार रात्रि को हुआ यह नाटकीय घटनाक्रम पूरे जिले में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या किसी पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ इस तरह आनन फानन में मामला भी दर्ज हो सकता है, जबकि कई लोग इसको लेकर चटकारे ले रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आम जन में विश्वास यही तो होता है कि तत्काल जो है, चाहे कोई भी हो, पुलिस उपाधीक्षक क्यों ना हो, एसपी क्यों ना हो या डिप्टी क्यों ना हो, सीआई क्यों ना हो, उनके खिलाफ यदि पुलिस थाना में मामला दर्ज हो जाता है तो यही जो पुलिस का ध्येय है, पुलिस मुख्यालय का जो ध्येय है, आम जन में विश्वास, वही पुलिस ने किया है। तो इसमें आखिरकार गलत क्या हुआ है? लेकिन जिस स्थिति में यह पूरा मामला दर्ज हुआ है उसको लेकर पुलिस उपाधीक्षक गिरिराज गर्ग द्वारा पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया है और उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है, जिसमें कहा गया कि साइबर थाना के एक प्रकरण में एक वांछित आरोपी हिमांशु माहेश्वरी के बारे में जब यह जानकारी मिली कि ओछड़ी स्थित अपने किसी मित्र के साथ वह मौजूद है, तो इस सूचना के बाद वह साइबर पुलिस थाना के निरीक्षक ठाकरा राम को आरोपी के बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा न तो जाब्ता भिजवाया गया और न ही वह मौके पर पहुंचे। और यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार जिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो, अपराध प्रमाणित हो चुका हो, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए निरीक्षक क्यों नहीं गए। हालांकि यह जांच का विषय है, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक स्वयं अपने निजी वाहन से एक अस्थायी चालक अनिल सनाडे और 2 मुखबिर को लेकर मौके पर पहुंचे, सदर पुलिस थाना में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लेकिन इसका उल्टा हुआ ये, जिनका उनका आरोप है
कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आरोपी के मित्र की ओर से उनके खिलाफ में न केवल कुछ ही देर में मामला दर्ज कर लिया जाता, बल्कि उनका यह कहकर मेडिकल भी करवाया गया कि वह शराब के नशे में हैं। पत्र में उन्होंने कहा कि यदि वह शराब के नशे में होते तो इतना दूर आरोपी को पकड़ने के लिए भी नहीं जा सकते। इसके कारण इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार आरोपी को कौन बचा रहा है। और अब यह पूरा मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ इस तरह का जो प्रकरण दर्ज हुआ वह किन कारणों से हुआ, आखिरकार पर्दे के पीछे विवाद क्या था, यह तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। और अब पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर जो दर्ज हुई है, आखिरकार उसकी जांच कौन करेगा, उन्हें दोषी कौन करार देगा, यह भी पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर गुरुवार को पुलिस उपाधीक्षक का पक्ष जानने के लिए जब साइबर पुलिस थाना पहुंचे तो वहां ज्ञात हुआ कि वह तो 5-6 दिनों से पुलिस थाना में ही नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान निरीक्षक ठाकराराम से अवश्य मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया कि जब यह विवाद हुआ, यह सारा घटनाक्रम हुआ, तो इस मामले की जांच जो कि पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जा रही थी, वह जांच उन्हें सौंप दी गई है। और यह भी कहा गया है कि यदि कोई इस मामले में दोषी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 23 जनवरी शुक्रवार सुभाष चंद्र बोस की जयंती के साथ ही बसंत पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा और इस दिन कई अबूझ सावे भी हैं। चित्तौड़गढ़ में भी विभिन्न आयोजन, वैवाहिक आयोजन होंगे, जिसको लेकर दिन भर तैयारियां की जाती रही। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कभी महापुरुषों की जयंती आती है तो उन महापुरुषों पर कई समय से जमा गंदगी, धूल आदि की साफ सफाई करना याद केवल एक दिन पहले ही नगर परिषद को या अन्य जो संबंधित विभाग है उन्हें क्यों आता है। ऐसी स्थिति चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक पर देखने को मिली, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। हालत यह है कि यहाँ गत कई समय से जो फव्वारा बना है उसके हौज में काफी अधिक गंदगी थी। और चित्तौड़ दर्शन पर भी हमने कुछ दिनों पहले बताया था कि क्या हाल है इस गंदगी का। लेकिन जब जयंती आई तो याद आया कि महापुरुष की न केवल सफाई करनी है बल्कि हौज की सफाई भी करनी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और युवाओं को उनके आदर्शों पर चलकर एक सशक्त भारत बनाने के लिए जिस तरह उन्हें प्रेरित किया गया, उसी आत्मनिर्भरता और अनुशासन की आज आवश्यकता है। और वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उनकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व की याद दिलाता है जिसका नाम सुनते ही रंगों में जोश और देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक दूरदर्शी, एक बहादुर सिपाही और एक सच्चे देशभक्त थे। लेकिन जब कभी इस तरह महापुरुषों की जयंती आती है और पुण्यतिथि आती है, तब ही नगर परिषद या संबंधित जो एजेंसी है उनको याद आता है कि महापुरुषों की जो तस्वीर है, प्रतिमा है, वहाँ जगह जगह धूल है, गंदगी है और उसके आसपास भी चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। और तब याद आता है उन्हें सफाई करने का, जैसा कि गुरुवार को उनकी जयंती से एक दिन पहले देखने को मिला। 5-7 दिन पहले हालत यह थी कि इस प्रतिमा पर धूल ही धूल जमा थी और हौज में भी काफ़ी अधिक गंदगी थी। चारों ओर गंदगी ही गंदगी का आलम था। लेकिन नगर परिषद को भी याद आया कि उनकी अब जयंती है, जिसके बाद जयंती से एक दिन पहले सफाई कर्मचारियों को मौके पर भिजवाया जाकर कई घंटों तक सफाई का यह काम किया जाता रहा और भविष्य में सफाई कब होगी कहा नहीं जा सकता। यह स्थिति न केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लेकर है बल्कि चित्तौड़गढ़ में अन्य जिन स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है वहाँ भी हालत यह है कि साल में 1-2 बार या ज़्यादा
4-5 बार ही इस साफ सफाई की ओर ध्यान दिया जाता है। यह है चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा, जो याद दिलाती है यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कि किस तरह महात्मा गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता है, उनके नेतृत्व में दांडी यात्रा का आयोजन किया गया था। लेकिन यहाँ भी नगर परिषद को याद आता है सफाई के बारे में या तो गांधी जयंती या उनकी पुण्यतिथि पर। हालत यह है कि जो यहाँ स्टेचू लगे हुए हैं, जगह जगह यहाँ पर धूल जमी हुई है, जबकि कुछ स्टेचू में दरार आ चुकी है और हालत यह है कि इसका रंग उखड़ने लगा है एवं कई स्थानों पर तो जाले जम चुके हैं, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर महापुरुषों की जो ये प्रतिमाएं हैं, उनकी साफ सफाई गत कई समय से नहीं हुई है और शायद अब आने वाले दिनों में 30 जनवरी को ही याद आएगा कि यहाँ पर साफ सफाई करना है और 1 या 2 दिन पहले सफाई कर्मचारियों को यह भिजवा कर इतिश्री कर ली जाएगी। और यह लगा जाला जो बताने के लिए काफ़ी है कि कितने दिन हो चुके हैं, जबकि प्रतिदिन इसी स्थान से न जाने कितने ही अधिकारी गुजरते हैं, जनप्रतिनिधि गुजरते हैं और राष्ट्रपिता का गुणगान करने वाले कई लोग गुजरते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है। आगामी महीनों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन हो चुका है। नए वार्ड बन चुके हैं। जिला परिषद जो कि पहले 25 वार्ड थे, उन वार्डों की संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के वार्ड भी बढ़ चुके हैं। अन्य जो पंचायत समिति है उनके वार्ड भी बन चुके हैं। अंतिम सूची का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी परिसीमन को लेकर विरोध का सिलसिला अब भी बना हुआ है, जिसको लेकर गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। हालांकि अब यह संभव नहीं है कि कितना ही विरोध कर लिया जाए, प्रदर्शन कर लिया जाए। जो विरोध किया जा रहा है उस स्थिति में भी किसी तरह की गुंजाइश अब परिवर्तन को लेकर नहीं है। भारत माता की सजनपुरा को न्याय दो, न्याय दो। सजनपुरा को न्याय दो, न्याय दो। सजनपुरा को न्याय दो, न्याय दो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आज हम सब ग्रामवासी सजनपुरा और रामपुरिया के लोग भी हमारे साथ में हैं। अभी विगत दिनों के अंदर जो पंचायत समिति के वार्डों को लेकर के परिसीमन का जो खेल चल रहा है, उसके अंदर हमारा जो गांव है वार्ड नंबर 2 तोमड़िया और ओरुन वार्ड के अंदर प्रस्तावित किया गया था, लेकिन हम सब लोगों को, ग्रामवासियों को मूर्ख बना करके, पागल बना करके और हम सबकी बिना जानकारी के हमारे गांव को वार्ड नंबर 3 में जोड़ दिया गया है, जिससे हम सब ग्रामवासी आहत हैं कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी और हम वार्ड नंबर 2 में ही रहना चाहते हैं जहां हमें प्रस्तावित किया गया था। लेकिन आज हमारे जो इस प्रकार का जो कुठाराघात हो रहा है, इससे हम सब लोग पीड़ादायक है और आज न्याय की गुहार लगाने के लिए हम यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, विधायक महोदय और जिला कलेक्टर महोदय के पास में आए हैं कि हम समस्त ग्रामवासियों को न्याय मिले। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हमारा जो संपूर्ण गांव है, ये गांव मतदान का बहिष्कार करेगा। इसकी जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला कलेक्टर को होगी कि इस प्रकार का जो अन्याय हमारे साथ में किया गया है। और सबसे बड़ी पीड़ा तो हमको इसलिए होती है कि आज केंद्र के अंदर भी मोदी सरकार है और राज्य के अंदर भी हमारे भजन लाल जी की सरकार है और हम इसी विचार के साथ में जुड़े हुए हैं। और आज से नहीं, हमारे पुरखों से आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये पूरा गांव जुड़ा हुआ है। ये हमारा पूरा क्षेत्र जानता है कि सजनपुरा गांव भारतीय जनता पार्टी का गांव है और आज राज भी उसी भाजपा सरकार का है, लेकिन उसी सरकार के अंदर हमारे गांव को आहत किया जा रहा है, पीड़ा दी जा रही है। आज हमारा काम धंधा छोड़ करके ये संपूर्ण ग्रामवासी यहाँ आए हैं। इस प्रकार का जो हमें कष्ट दिया जा रहा है, ये असहनीय है और इसका अगर समय रहते समाधान नहीं होता है तो हम आने वाले समय के अंदर बहिष्कार भी करेंगे और इसके लिए जो जिम्मेवार जो जनप्रतिनिधि होगा उसको भी हम सबक सिखाने का काम करेंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे देश में उथल पुथल मचा दी, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या कश्मीर, क्या चित्तौड़गढ़, क्या जयपुर,
पूरे देश में इसी तरह की उथल पुथल की स्थिति दिन भर बनी रही। सोशल मीडिया पर इसके अलावा किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। जी हाँ, हम बात करें सोने चांदी के भाव जिस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एकदम चांदी के भाव में 15,000 की गिरावट आ गई, उसे निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। सोने चांदी की जो व्यवसायी है, कारोबारी है, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, जिनका कहना है कि इस तरह की अनिश्चितता, अस्थिरता पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। और हालत यह है कि अब जो सौदे तय किए जा रहे हैं, यानी कि जिनके घर में मई या अप्रैल या आगामी दिनों में शादियां हैं, वह सोने के यदि जेवरात बनाने के लिए सोना खरीद रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनसे 90% भुगतान एडवांस लिया जा रहा है, क्योंकि सराफा व्यवसायियों का कहना है कि कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। चांदी के भाव 3 लाख के बाद अब क्या 4 लाख हो जाएंगे, सोने के भाव क्या 1.5 लाख पार कर जाएंगे, जिसको लेकर कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। यानी कि पूरे देश में अनिश्चितता और अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। देश में सोने चांदी के भाव को लेकर जिस तरह अस्थिरता बनी हुई है, उसको लेकर गुरुवार को सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट दिन भर वायरल की जाती रही। यह है अमेरिका राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि किस तरह उन्होंने चांदी के भाव को लेकर उथल पुथल मचा रखी है और सोने को लेकर भी उन्होंने ऐसी उथल पुथल मचा दी कि पूरे भारत में त्राही त्राही की स्थिति उत्पन्न हो गई। और अब यदि उनके द्वारा ईरान पर या अन्य किसी देश पर युद्ध थोपा जाता है, किया जाता है, तो चांदी के भाव और न जाने किस कदर पहुंच पाएंगे, आसमान को छू पाएंगे, यह कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति के साथ ही चाइना ने सब कुछ अस्थिरता का माहौल देश में खड़ा कर ला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के दामों में अप्रत्याशित तेजी से देश के घरेलू सराफा बाजार में चिंता का माहौल बन गया है। धीरे धीरे बाजार से ग्राहक नदारद हो रहे हैं। निवेशकों के लिए भी जोखिमपूर्ण हो गया है। निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस उतार चढ़ाव के बीच वह अब चांदी में निवेश करें या नहीं, और जो निवेश कर चुके हैं उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय चांदी को बेचें या नहीं, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग स्थिति एवं संभावित कारण प्रतिदिन ही नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में अलग अलग सामने आ रहे हैं। इस तरह की विषम परिस्थितियों के बीच सराफा व्यापारियों द्वारा सराफा बोर्ड केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भावों के नियंत्रण में हस्तक्षेप करने और जीएसटी एवं आयात शुल्क में कटौती करने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया कि अल्प समय में सोना चांदी की एक तरफा बढ़ती कीमतों ने सराफा व्यापार को प्रभावित किया है। लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ चुकी है। सराफा व्यवसायियों का कहना है कि सरकार को इस स्थिति के बीच आभूषणों की आसान किस्तों पर बिक्री की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति देनी चाहिए, जिससे एक बार फिर सराफा बाजार में रौनक लौट सके। साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी दोबारा शुरू की जानी चाहिए, जिसके तहत लोग अपने निष्क्रिय सोने को सरकार के पास जमा करवा सकते हैं, जिससे सोने की आपूर्ति बढ़ेगी और आयात में कमी आएगी। गत दिनों आयात शुल्क में हुई वृद्धि की अफवाहों से चांदी के भाव में अप्रत्याशित तेजी देखी जा रही है। व्यवसायियों का कहना है कि सरकार द्वारा समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सराफा बाजार से जुड़े छोटे और मध्यम व्यापारी और कारीगरों का व्यापार समाप्त हो जाएगा। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। चांदी की कीमत में तेजी के चलते कारोबार प्रभावित हो रहा है। सराफा बाजार में गत मंगलवार को चांदी ने ऐसा उछाल मारा कि कारोबारियों से लेकर निवेशक तक सभी चौंक गए। सोना चांदी के दामों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। गत एक वर्ष के आंकड़ों को देखें तो वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनावों के बीच सराफा बाजार में कीमती धातुओं ने पुराने सभी तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बसंत पंचमी से शादी का विवाह का सीजन शुरू हो रहा है, लेकिन ऊंचे भावों के चलते आम ग्राहक बाजार से दूर होता नजर आ रहा है।
गुरुवार को चांदी की कीमतों में लगभग 15,000 रुपये की गिरावट आने से गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में चांदी चौरसा का भाव 3,15,000 रुपये प्रति किलो पर आ गया। लेकिन उसके बाद सवेरे से लेकर शाम तक उतार चढ़ाव चलता रहा। दोपहर में चांदी का भाव 2,90,000 रुपये एवं शाम होते होते 5,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 2,95,000 रुपये तक पहुंच गया। और अब शुक्रवार को क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। गत 1 जनवरी से चाइना ने चांदी का एक्सपोर्ट लगभग बंद कर दिया और मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है, जिससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। चांदी का काफ़ी उपयोग सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ ही कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किए जाने एवं इसका स्टॉक होने, मांग वृद्धि की तुलना में खनन नहीं होना इसके भाव की सबसे बड़ी कारण माना जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के सराफा कारोबारी के अनुसार चांदी को चीन ने हथियार बना लिया। वहीं जिस तरह की तेजी हो रही है उसको देखते हुए सोने में निवेश करने वाले कई लोग अब चांदी में निवेश करने लगे हैं। गत वर्ष 18 दिसंबर को चांदी लगभग 2 लाख रुपए किलो थी और जिस तरह का अचानक उछाल हुआ उसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की। सभी की निगाहें ट्रंप और चाइना पर इस समय टिकी हुई है। रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। यदि अमेरिका या अन्य कोई देश किसी से युद्ध करता है तो इसका सीधा असर चांदी के भाव पर पड़ सकता है। और आने वाले दिनों में क्या इन भावों में कोई कमी आएगी या नहीं, यह किसी को पता नहीं है। इतनी अस्थिरता की स्थिति पहले कभी भी देश में देखने को नहीं मिली। लेकिन विश्व में सभी तरह के युद्ध पर विराम लग जाए तो कुछ उम्मीद बन सकती है कि शायद भाव में गिरावट आ जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि ट्रंप के जो तेवर आए दिन देखने को मिलते हैं उन तेवरों ने हर किसी की नींद इस समय कम से कम भारत में तो उड़ाकर रख दी है। एक युवा सराफा व्यवसायी सफल कांठेड़ ने इस उतार चढ़ाव को लेकर चित्तौड़ दर्शन को बताया कि चांदी के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसका मुख्य कारण ग्रीनलैंड वाला और यूएस का लफड़ा चल रहा है। उस कारण अगर यूएस ग्रीनलैंड पर अटैक कर देता है तो सोना और चांदी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है और बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है अभी बाज़ार में सोने चांदी के भाव को लेकर। तो बसंत पंचमी भी है, बसंत पंचमी में शादियों की शुरुआत भी शुरू हो गई है। तो अब क्या लोग उतनी खरीदारी कर पा रहे हैं सोने या चांदी की बात करें तो? सोना या चांदी इतना महंगा हो चुका है कि लोगों की जेबों पर बहुत ज़्यादा असर आ चुका है। सोना तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। चांदी के छोटे से छोटा आइटम भी जो गिफ्ट में देते थे वो आइटम भी अब लोगों के बजट से बाहर हो चुके हैं। उस चक्कर में बहुत ही बाजार में ग्राहकी में फर्क पड़ गया है। और हमने देखा कि कई दुकानों पर चित्तौड़ की बात करें तो जब पहले सोना बहुत महंगा था तो अब चांदी के जेवरात जो है उनके अलग अलग जो है जेवरात है उसकी बिक्री शुरू हो चुकी है। अभी चांदी के जेवरात की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब लोग बाग सोने से इतना बाहर जा चुके हैं लोगों के बजट से कि अब लोग बाग चांदी की ज्वेलरी पे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और यदि हम कल की बात करें और आज की बात करें तो क्या लगातार दौर चल रहा है उतार चढ़ाव का? अभी पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है और अगर ये लफड़ा ग्रीनलैंड वाला लफड़ा, यूएस चाइना वाला लफड़ा, ऐसा कुछ और लफड़ा हो गया था चांदी और सोना और बढ़ने की उम्मीद है। पर ये चीज़ हम कह नहीं सकते क्योंकि अनिश्चितता इतनी है, क्योंकि ये मामला अगर ठंडा पड़ जाता है तो तेजी से गिर भी सकते हैं। तो अभी जो भी निवेशक है वो बहुत ध्यान रख के काम करें। तो निवेशक जहाँ उलझन में जहाँ और जिन लोगों ने निवेश कर चुके हैं चांदी के, वो चांदी बेचने के लिए आ रहे हैं, तो क्या चांदी उसी हिसाब से बाजार के हिसाब से खरीदी जा रही है? उसमें कोई अंतर आ रहा है? भाव की अस्थिरता होने की वजह से सोने और चांदी की खरीद बेच में 3 से 4 हज़ार रुपये का फर्क चल रहा है, क्योंकि सोने चांदी के व्यापारियों को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या भाव बेचे क्या भाव बेचे, क्योंकि एक दिन में इतनी ज़्यादा उठापटक हो रही है। तो इस तरह की जो अनिश्चित अस्थिरता है इससे पहले कभी हुई? इस तरह की अनिश्चितता पहले बहुत इतनी अनिश्चितता आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई है। पहली बार हुआ इस तरह? पहली बार इतनी ज़्यादा अस्थिरता हुई है। तो यह स्थिति है सोने चांदी को लेकर, जिस पर सभी की नजर लगी हुई है और सरकार से ही उम्मीद है कि वह इस मामले में कुछ हस्तक्षेप करे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा राजस्थान की समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले वाद प्रकरण को ऑनलाइन पेश करने के निर्णय के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया
और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ भाजपा नगर अध्यक्ष के रूप में सुदर्शन रामपुरिया को गत दिनों नियुक्त किए जाने पर सकल जैन समाज द्वारा चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का गुरुवार को कलेक्ट्रेट में उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया और इस नियुक्ति के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। सुदर्शन रामपुरिया एक मार्बल व्यवसायी भी हैं एवं गत कई समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में इन दिनों विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को भी आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंत्रालय कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मुख्यमंत्री का ध्यान इन लंबित मांगों की ओर आकर्षित करते हुए इन मांगों को पूरा करने की मांग की गई, जिसमें कहा गया कि गत कई समय से मंत्रालय कर्मचारी इन मांगों की ओर सरकार का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहे हैं। जिले के प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में पार्किंग शुल्क को लेकर कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ मारपीट किए जाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक सुरक्षा कर्मचारी एक महिला श्रद्धालु को लाठी बताते हुए नजर आ रहा है। हालांकि यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह घटना कब की है और आखिरकार इस महिला को किस कारण सुरक्षा कर्मी के साथ झड़प हो गई, जिसके कारण उसे इस तरह महिला को लाठी दिखानी पड़ी। चित्तौड़गढ़ के भरत बाग में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और शुक्रवार 23 जनवरी को इस कथा पर विराम लग जाएगा। गुरुवार को बांसवाड़ा से आए उत्तम स्वामी महाराज के मुखार बिंद से हो रही इस कथा को सुनने के लिए अन्य कई संत गणमान्य नागरिक आदि भी मौजूद थे और कथा के अंत में कई महिलाएं भाव विभोर होकर अपने स्थान से उठकर नाचने झूमने लगी। तो समाचारों के अंत में आप घर बैठे 5 मिनट तक इस कथा का लें आनंद और मुझे दें अनुमति। नमस्कार। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी की, महाराणा प्रताप की, मीरा मैया की। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आद्य शक्ति मां जगत जननी हमारे सनातन गौरव सेवा समिति संत चरण योगानंद जी महाराज, हमारे रामशरण दास जी महाराज, गजेंद्र सिंह जी भाई साहब, पंडित दिव्य भारत जी, भुवन जी पंड्या, जगदीश जी दशोरा, भंवर सिंह चौहान, राजेंद्र बाहेती, सीताराम जी, गोपाल जी, शैलेंद्र जी, विनोद जी, सत्यनारायण जी, भूपेंद्र सिंह जी, हमारे मुख्य यजमान प्रवीण जी, शैलेंद्र जी, राजेंद्र जी, महेंद्र सिंह जी, विनीत तिवारी, राम प्रसाद जी, विक्रम जी, दीनदयाल जी, जगदीश जी, शिव जी, विश्वनाथ जी, राकेश जी, आलोक जी, राजन जी, प्रहलाद जी, सभी मेरे माता पिता बहन भाई सबको मेरा जय श्री कृष्ण। आज कथा का 6वां दिवस, उस उपलक्ष्य में सभी अपना अपना समर्पण के साथ, आज थोड़ी देरी हो गई। मैं विद्या निकेतन में कार्यक्रम के कारण हम लोग निकले तो बिल्कुल 11:15 बजे, लेकिन हमको लगा दर्शन खाली मिलना ही है तो वहाँ थोड़ी सी आधे पौन घंटा वहाँ लग गया, इसलिए देरी हो गई। कल विश्राम का दिन है। देखो आज 6वां दिन। समय कैसा है? समय किसी के लिए टिका नहीं है।
कालोस्मी काल भगवान कहते हैं। काल जिसके ऊपर कृपा करता है वो कृष्ण के चरणों में जाता है, और जिसके ऊपर महाराज अवकृपा है वो यमराज के चरणों में जाता है। काल का समय जिसको कहते काल विकाल सुकाल नित्य करोति, काल व्याल निकाल। ये जो क्षण है, इस क्षण का सम्मान करिए।